आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करेंगे टी.एस. एलियट की परंपरा की अवधारणा एवं वैयक्तिक प्रज्ञा, ठीक है ना, जिसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट कहा जाता है। ठीक है, इस विषय पे लौटने से पहले थोड़ा सा परिचय हम टी.एस. एलियट के बारे में, बहुत संक्षिप्त परिचय, और उनका यह जो चिंतन है, उनका यह जो सिद्धांत है परंपरा की अवधारणा एवं वैयक्तिक प्रज्ञा, इसके पीछे की थोड़ी भूमिका हम समझेंगे और फिर हम सीधे विषय वस्तु पे लौटेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं परंपरा की अवधारणा एवं वैयक्तिक प्रज्ञा नामक अपने सिद्धांत में। दो शब्द है यहाँ पे, एक है परंपरा, ट्रेडिशन, वर्षों वर्ष से निरंतर गतिशील परिवर्तनशील आ रहा एक प्रवाह, जिस प्रवाह में किसी समय का समाज का राष्ट्र इत्यादि सब कुछ प्रभावित होता रहता है। और दूसरा है वैयक्तिक प्रज्ञा, यानी कि एक व्यक्ति का जो इंडिविजुअल टैलेंट है, प्रतिभा है। तो एक व्यक्ति का जो प्रतिभा है, यानी कि जो टैलेंट है, उस टैलेंट का उस परंपरा से क्या रिश्ता है जो वर्षों वर्ष से परंपरा चली आ रही है। या इसे ऐसे कहें कि एक कवि या लेखक जिसकी अपनी एक मूल प्रतिभा है, उसकी अपनी एक कल्पना है, एक विचार शक्ति है, उसकी अपनी एक भाषा है, वह उसकी निजी प्रतिभा है। उस निजी प्रतिभा का परंपरा के साथ क्या संबंध है या परंपरा के साथ क्या संबंध होना चाहिए, इसी विषय पर इनका जो चिंतन है, इनकी जो अवधारणा है, उसे आज की क्लास में हम समझेंगे। और यह भी समझेंगे कि परंपरा और संस्कृति को लेकर के एलियट की क्या मान्यता है और परंपरा और संस्कृति के साथ एक लेखक और कवि का जो इंडिविजुअल टैलेंट है, व्यक्तिगत प्रतिभा है, उस प्रतिभा का क्या संबंध है। यही आज के इस विषय का मूल मंतव्य है, जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहरहाल अभी हम टी.एस. एलियट के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। ठीक है, टी.एस. एलियट आधुनिक अंग्रेजी साहित्य के महानतम कवियों में से एक और महानतम आलोचकों में से एक रहे हैं, जिनका जन्म 1888 ईस्वी में अमेरिका के सेंट लुई में हुआ था और उनकी मृत्यु 1965 ईस्वी में हुई। जन्मे अमेरिका में, लेकिन इनकी पढ़ाई लिखाई आगे चलकर पेरिस में हुई और लंदन में हुई, और फिर वो लंदन में ही बस गए, यानी कि ब्रिटेन में ही वो रहने लगे। जहां तक टी.एस. एलियट का पूरा नाम है, टी.एस. एलियट का पूरा नाम है थॉमस स्टर्न्स एलियट। क्या नाम है पूरा उनका? थॉमस स्टर्न्स एलियट, जिसे संक्षेप में हम टी.एस. एलियट कहते हैं। हालांकि हिंदी में इस नाम का शुद्ध उच्चारण है एलियट, नॉट इलियट, इट्स एलियट, लेकिन शुद्ध उच्चारण एलियट है। लेकिन इलियट नाम इतना प्रचलित और विख्यात हो गया है कि अब उससे निकल पाना संभव नहीं है। अगर आप एलियट कहेंगे तो कोई भ्रम पैदा हो जाएगी, एलियट नाम का कोई और कवि तो नहीं है। तो इनके नाम का शुद्ध उच्चारण हिंदी में एलियट होता है, लेकिन एलियट प्रचलित है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20वीं शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ कवियों और आलोचकों में टी.एस. एलियट की गिनती होती है। और वर्ष 1948 में, यानी कि 1948 में टी.एस. एलियट को साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। अब आप सोच सकते हैं कि कितने महान रचनाकार होंगे। टी.एस. एलियट को वर्ष 1948 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। टी.एस. एलियट कवि तो थे ही, कविताएं तो बहुत लिखी उन्होंने, आलोचक भी महत्वपूर्ण रहे। और उनकी जो आलोचना संबंधी जो मान्यताएं हैं, उन आलोचना संबंधी मान्यताओं का बहुत मोल है आधुनिक आलोचना में। हालांकि आलोचना पर उनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, कोई स्वतंत्र किताब उन्होंने आलोचना पर नहीं लिखी है, लेकिन कम से कम उन्होंने जो पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में जो कविता और आलोचना संबंधी जो लेख लिखे हैं, अपने जो विचार प्रस्तुत किए हैं या भाषण दिए हैं समय समय पे, उनकी संख्या लगभग 500 के आसपास है। 500 के आसपास उनके लेखों, निबंधों और भाषणों का एक संग्रह अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम से पाया जाता है या अलग अलग नाम से जाना जाता है। और उनकी आलोचना का जो आधार है, जिस निबंध में, जिस लेख में उन्होंने अपने आलोचना संबंधी मान्यता को बहुत ऊंचाई दी या जो मान्यता बहुत प्रसिद्धि पाई पूरी दुनिया में, उसका नाम है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ठीक है, यानी कि परंपरा और वैयक्तिक प्रज्ञा नामक उनका जो लेख है, उनका जो निबंध है, वही उनकी आलोचना संबंधी मान्यताओं का सार है एक तरह से, या उनकी आलोचना संबंधी जो मान्यताएं हैं उसका केंद्र बिंदु जो है वह इसी लेख में देखने को मिलता है, जो
द सीक्रेट वुड नामक किताब में उस लेख को संकलित किया गया है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि कई सारे लेख, कई सारे निबंध हैं, जिन निबंधों को संकलित करके अलग अलग किताबें प्रकाशित हुई आगे चलकर, और टी.एस. एलियट के नाम से उन रचनाओं को, उन किताबों को जाना गया, जिनका जिक्र मैं आपके सामने करना चाहूंगा, जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनकी, जिसमें की है द सीक्रेट वर्ड, जिसका प्रकाशन 1920 में हुआ, सेलेक्टेड ऐसे, द यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, साथ ही साथ पोएट्री एंड ड्रामा, द थीसिस ऑफ पोएट्री, ऑन पोएट्री एंड पोएट। ये उनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, जो किताबें उनके लेखों, निबंधों और भाषणों का क्या है, संकलन है। आगे बात समझ में? तो आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन उनके लेखों और विचारों को, निबंधों को संकलित किया गया इन किताबों में। ठीक है। टी.एस. एलियट ने समीक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे विचार प्रस्तुत किए या सिद्धांत प्रस्तुत किए। आलोचना पे उन्होंने बहुत विस्तार से बात की, कविता की भाषा पर उन्होंने बहुत विस्तार से बात की कि कविता की भाषा क्या होनी चाहिए, कविता के प्रयोजन पे उन्होंने बहुत विस्तार से बात किया, आलोचना के तत्वों पे उन्होंने बहुत गंभीरता पूर्वक अपने विमर्श रखे, यानी कि आलोचना के विविध आयामों पर उन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक और बहुत गूढ़ और सूक्ष्मता पूर्वक अपने विचारों का क्या किया, प्रतिपादन किया। लेकिन उनके 3 विचार या उनके 3 सिद्धांत जो हमारे पाठ्यक्रम में भी हैं और जिनकी चर्चा सर्वाधिक रूप से की जाती है, वो 3 सिद्धांत हैं। एक, परंपरा की अवधारणा एवं वैयक्तिक प्रज्ञा, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। दूसरा है वस्तुनिष्ठ सहसंबंध, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन। और तीसरा है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। ये 3 विषय हमारे पाठ्यक्रम है, जिसे हम क्रमशः जानेंगे, परंतु आज की क्लास में हम समझेंगे परंपरा की अवधारणा एवं वैयक्तिक प्रज्ञा। अब परंपरा की अवधारणा एवं वैयक्तिक प्रज्ञा से पर लौटने से पहले थोड़ी बहुत हम इसके पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे कि टी.एस. एलियट का जो चिंतन आया, जो विचार आया, उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी। आप सब जानते हैं कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में जो रोमांटिक कवि हुए, शेली हुए, वर्ड्सवर्थ हुए, कॉलरिज हुए, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत भी हमने पढ़ा है, मैथ्यू आर्नोल्ड इत्यादि जो कवि हुए, इन सब ने कवि की कल्पना को, कवि के व्यक्तिगत विचारों को और निजी अनुभूतियों को बहुत बल दिया, ठीक है ना, उसको महत्व दिया। आप वर्ड्सवर्थ को याद करिए, वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं, पोएट्री इज द क्या है, वर्ड्सवर्थ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ नहीं कहते हैं, मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं, पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, किस भावनाओं का सहज क्या है, उच्छलन है, सहज प्रवाह है क्या, कविता, कहते हैं ना। मैथ्यू आर्नोल्ड भी क्या कहते हैं, आप याद कीजिए, सेंट वर्ब्स नामक एक जो फ्रांसीसी विद्वान थे, उससे बहुत प्रभावित थे मैथ्यू आर्नोल्ड। वो भी कहते हैं कि कविता को देखने से पहले कवि के जीवन को देखना चाहिए, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, ताकि उसका जीवन ही कविताओं में प्रस्फुटित होता है। तो आप देखें कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में जो रोमांटिक कवि थे, वर्ड्सवर्थ हुए, शेली हुए, कॉलरिज हुए, इन सब लोगों ने कवि की निजी अनुभूति और कवि की कल्पना को बहुत महत्व दिया, ठीक है ना, और उसमें कवि की वैयक्तिकता, उसकी भावना, उसके विचारों को बहुत महत्व दिया, प्रधानता दी। तात्पर्य यह है कि वहां कवि के विचार और कवि की अनुभूतियों को अधिक प्रधानता दी जा रही थी, बजाय इसके कि कवि की रचना को अधिक प्रधानता दी जानी चाहिए थी। या ये कह सकते हैं आप कि कवि की रचना की तुलना में कवि की जो प्रतिभा है या कवि के जो निजी विचार और जो निजी अनुभूतियां हैं, उसको अधिक महत्व दिया जा रहा था। टी.एस. एलियट इस बात से सहमत नहीं रहे आगे चलकर, और इसी विचार का खंडन उन्होंने किया, और एलियट ने कहा कि सच्ची आलोचना तथा सूक्ष्म परिशंसा का लक्ष्य कवि नहीं बल्कि काव्य है। इसलिए आप देखें कि मैथ्यू आर्नोल्ड का जब सिद्धांत है, आलोचना संबंधित सिद्धांत, जिसमें मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं कि कवि की रचना को देखने से पहले कवि के जीवन को देखना चाहिए, कवि के परिवेश को देखना चाहिए कि किस परिवेश में वह रह रहा है, किस तरह के विचारों और किस तरह के परिवेशों का दबाव कवि पे काम कर रहा है, ताकि कवि जिस परिस्थिति में रहता है
जिस तरह का उसका जीवन होता है वैसी ही रचना वो कविता में करता है। ये मैथ्यू आर्नोल्ड कह रहे हैं ना। टीएस इलियट इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। टीएस इलियट कहते हैं कि सच्ची आलोचना तथा सूक्ष्म परिशंसा का लक्ष्य कवि नहीं है, कविता है, उसका काव्य है। कवि के जीवन को देखने से कोई मतलब नहीं है, या कवि के जीवन को देखना अनिवार्य नहीं है। हमें उसकी रचना को देखना है, उसके काव्य को देखना है, और उसी काव्य के आधार पर उसका मूल्यांकन करना है कि काव्य में वो क्या कह रहा है। आप देखें कि टीएस इलियट के इस विचार ने, इस सिद्धांत ने कि कवि की कल्पना, कवि की निजी अनुभूति और कवि के विचार को प्रधानता देने के बजाय काव्य में वो क्या कह रहा है, काव्य में वो क्या लिख रहा है, इस महत्व पर वह ध्यान देने की बात करते हैं। और उनका जो लेख है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, उस लेख का उद्देश्य ही है कि रोमांटिक संप्रदाय की जो आलोचना थी, रोमांटिक क्रिटिसिज्म था जिसमें कवि को अधिक महत्व दिया गया था, उसकी तुलना में परंपरा यानी कि ट्रेडिशन के महत्व को स्थापित करना, यह टीएस इलियट का प्रमुख विचार था, या वह उनकी प्रमुख मान्यता थी। इसलिए वह परंपरा के महत्व को रेखांकित कर रहे हैं कि एक कवि अपनी परंपराओं से कैसे सीखता है, या एक कवि के काव्य निर्माण में उसकी परंपराओं की क्या भूमिका होती है, इस बात पर वह जोर देते हैं। और उसी परंपरा के अंतर्गत, यानी कि जो चली आ रही जो परंपराएं हैं, ठीक है ना, अब परंपरा की भी व्याख्या हम करें कि परंपरा से उनका क्या मतलब है। जो चली आ रही सतत परिवर्तनशील जो परंपरा है, उस परंपरा के अंतर्गत ही जो इंडिविजुअल टैलेंट है, कवि की जो अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा है, वह प्रतिभा जब उस परंपरा के साथ मिलकर काव्य का सृजन करती है, तब जाकर के रचना सार्थक हो पाती है, या रचना कालजयी हो पाती है, या क्लासिक रचना हो पाती है। ठीक है, आगे और विस्तार से समझेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि वह परंपरा और वैयक्तिक प्रज्ञा को कैसे जोड़ने की कोशिश करते हैं, उनका क्या मतलब है। आप सब ने एक कविता पढ़ी होगी यज्ञ की, यह दीप अकेला, ठीक है, कविता है ना। उसमें कवि की, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं ताकि आप विषय वस्तु आपकी आंखों के सामने खुल सके। वो कहते हैं कि यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। अब यहां दो चीजें हैं। यह जो दीप अकेला है, एक दिया जो है, जो एक दिया जल रहा है, ठीक है, वह इंडिविजुअल टैलेंट है, यह व्यक्तिगत प्रज्ञा है, व्यक्तिगत प्रतिभा है, जो हम में, आप में, सब में हो सकती है। और जो दीपों की जो पंक्तियां सजी हुई हैं, वह परंपरा है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे दीप हैं। ठीक है, अब अज्ञे यही कह रहे हैं कि एक जो व्यक्तिगत टैलेंट है आपका, जब वह परंपरा से जुड़ जाता है तो दीपों की माला क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। यानी कि एक कवि, एक लेखक, एक रचनाकार का अपना महत्व तो है ही, लेकिन एक जलता हुआ दिया और 100 जलते हुए कतार में लगे हुए दिए, ज्यादा सुंदर कौन लगेगा? 100 जलते हुए कतार में लगे हुए दिए। तो वो कह रहे हैं कि कवि या साहित्यकार या लेखक अपनी परंपरा या संस्कृति के जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, उन तत्वों को ग्रहण करता है और अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा से उसमें मौलिकता पैदा करके जो सृजन करता है, वही है परंपरा की अवधारणा और वैयक्तिक प्रज्ञा, जिसे आगे और हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। इस तरह से आप देखें तो इलियट परंपरा और वैयक्तिक प्रज्ञता की मान्यता को बहुत सूक्ष्मता से लेते हैं, और उनकी इस मान्यता को और विस्तार से और आसान तरीके से समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि टीएस इलियट की परंपरा और संस्कृति की अवधारणा क्या है। हालांकि हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उसे हम टीएस इलियट की निगाहों से और टीएस इलियट के आलोक में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले अगर संस्कृति की बात करें, जो टीएस इलियट बताते हैं, ठीक है ना, तो वो कहते हैं कि संस्कृति की स्थिति व्यक्ति, समूह और समाज में है। यानी कि एक व्यक्ति, फिर समूह और फिर समाज, इन तीनों का आपस में जो घना रिश्ता है, अभिन्न संबंध है, वह संस्कृति की स्थिति में है। कैसे? जैसे कि मैं एक व्यक्ति हूं, ठीक है, और भी मेरी तरह कई तरह के लोग हैं,
कोई पढ़ा रहा है, कोई किसानी कर रहा है तो किसान एक समूह हो गया, कोई दुकान का काम कर रहा है तो वह एक समूह हो गया, ठीक है। कोई मजदूरी कर रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है तो मजदूरों का एक समूह हो गया। एक व्यक्ति हुआ, फिर एक तरह के काम करने वाले लोगों का एक समूह हुआ, और फिर उन सब समूहों को मिला दीजिए तो क्या हो गया, समाज बन गया। जिस समाज में कई तरह के काम करने वाले लोग समूह में रहते हैं, लेकिन उनकी जीवन शैली और रहन सहन का तौर तरीका लगभग एक जैसा होता है। तो वो कहते हैं कि तीनों का एक दूसरे से, यानी कि व्यक्ति का, वर्ग या समूह का और समाज का एक दूसरे से अभिन्न रिश्ता है, और इनमें भी संस्कृति का पूर्ण रूप वह है जो समाज में देखने को मिलता है। यानी कि समाज का जो रहन सहन है, जो रीति रिवाज है, जो तौर तरीके हैं, वो सब क्या है, संस्कृति के पूर्ण रूप जो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अर्थात समाज की संस्कृति का अर्थ हुआ पूरे समाज की जीवन पद्धति। एक समाज, जिस समाज में कई व्यक्ति हैं, कई व्यक्तियों का समूह है और कई समूहों से वह समाज बना है, उस समाज की जो जीवन पद्धति है उसे वह समाज की संस्कृति कहते हैं। अर्थात वे सभी धर्म, वे सभी कार्य, रीति रिवाज आदि जो एक समुदाय में रहने वाले व्यक्ति करते हैं उसे वो संस्कृति कहते हैं, ठीक है ना। इलियट की संस्कृति विषयक जो दूसरी मान्यता है वो यह है कि वो कहते हैं कि संस्कृति का निर्माण सचेत प्रयास से नहीं हो सकता है, कॉन्शियस एफर्ट से संस्कृति का निर्माण नहीं हो सकता है, यानी कि योजना बनाकर संस्कृति का निर्माण नहीं किया जा सकता है। संस्कृति समाज निर्माण की प्रक्रिया में सन्निहित होती है, विद्यमान होती है, अंतःस्रोत की तरह। जैसे शरीर दिखाई दे रहा है लेकिन इसके भीतर आत्मा है, इसके भीतर प्राण है, तभी तो हम बोल पा रहे हैं, तभी तो हम जीवित हैं। तो संस्कृति एक सूक्ष्म रूप में समाज के भीतर पहले से ही क्या होती है, व्याप्त होती है। वह परिवर्तनशील होती है यद्यपि अपने युगानुकूल परंपरा में, लेकिन उसका मूल तत्व एक ही होता है। आगे बात समझ में। तो उनके कहने का मतलब है कि संस्कृति जो है वह समाज निर्माण की योजना में अदृश्य रूप से विद्यमान रहती है, ठीक है। इलियट परंपरा की परिभाषा देते हुए कहते हैं, इलियट बताते हैं कि परंपरा क्या है। वो कहते हैं परंपरा में वे सभी आध्यात्मिक क्रियाएं, प्रथाएं, आचार आदि शामिल हैं जिनमें महत्वपूर्ण धार्मिक कृत्यों से लेकर किसी अपरिचित के अभिवादन की औपचारिक रीति तक सम्मिलित है, जो एक ही स्थान पर रहने वाले एक ही रक्त संबंधों को द्योतित करता है या बताता है। अब देखिए, किसी अपरिचित को नमस्ते करना है, अभिवादन करना है, तो हमने ये कैसे सीखा, परिवेश से सीखा, अपनी संस्कृति से सीखा, अपनी परंपरा से सीखा। यानी कि धर्म के स्वरूप से लेकर जीवन पद्धति में जो भी चीजें हम सीखते हैं, जो भी चीजें हम बताते हैं या हमारे जीवन में जो परिलक्षित होती हैं, उसको वो क्या करते हैं, परंपरा से जोड़ करके देखते हैं, उसे वो परंपरा कहते हैं। इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि इलियट की दृष्टि में परंपरा जीवित संस्कृति, ध्यान दीजिएगा, इलियट की दृष्टि में परंपरा जीवित संस्कृति का वह अंश है जो हमें अतीत से विरासत के रूप में प्राप्त हुआ है। अब अतीत से, परंपरा से हमें हमारे पिताजी ने सिखाया, पिताजी को दादाजी ने सिखाया होगा, उनको किसी और ने, उनके दादाजी ने, पिताजी ने, अब पीछे चलते चले जाइए। तो क्या है, परंपरा उस जीवित संस्कृति का हिस्सा है जो हमें विरासत में अपने पूर्वजों से या परंपरा से जो चीजें हमें क्या हुई हैं, प्राप्त हुई हैं, और जो वर्तमान का निर्माण करती हैं, और वर्तमान समय में भी हमारा क्या करती हैं, वो निर्माण करती हैं, हमें संस्कारित करती हैं, हमें प्रबुद्ध बनाती हैं, हमें अच्छा बनाती हैं, और भविष्य का दिशा निर्देश भी तय करती हैं। यानी कि आप देखें कि परंपरा जीवित संस्कृति का वह हिस्सा है। वह अंधानुकरण की बात नहीं करते हैं, किसी भी चीज को आंख मूंद कर मानने की बात नहीं करते हैं। जीवित संस्कृति का वह हिस्सा जो अतीत से हमें प्राप्त हुआ है, जो हमारे वर्तमान का निर्माण कर रहा है और भविष्य का दिशा निर्देश भी क्या कर रहा है, तय कर रहा है, उसको वो परंपरा मानते हैं। यानी कि जीवित संस्कृति का हिस्सा, ठीक है ना। प्रवाहमान, प्रवाहपूर्ण नदी के समान, जिंदा नदी के पानी के समान। सड़ा हुआ तालाब, रुका हुआ तालाब तो गंध उठ जाएगा, उससे बदबू आने लगेगी। तो निरंतर गतिशील और परिवर्तनशील जो जीवित संस्कृति है,
उसका जो अंश है जो हमें अतीत से जोड़ता है, वर्तमान को बेहतर बनाता है और भविष्य का दिशा निर्देश देता है, उसे वह क्या कहते हैं? परंपरा कहते हैं या परंपरा मानते हैं। तात्पर्य यह है कि निर्जीव और अनुपयोगी चीजें हैं, जो निर्जीव हैं और जो मानव जीवन को बेहतर करने में या मानव समाज को बेहतर बनाने में जिनका कोई उपयोग नहीं है, वह परंपरा नहीं। यानी कि निर्जीव और अनुपयोगी अतीत जिसका मानव समाज या मानव जीवन को बेहतर बनाने में कोई रोल नहीं है, वह परंपरा नहीं है। तो कहने का मतलब है कि परंपरा एक प्रवाह है जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य परस्पर एक दूसरे से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। ठीक है ना? अतीत के खूबसूरत तत्वों को, महान तत्वों को शामिल करना, वर्तमान को सुंदर बनाना और भविष्य की रूपरेखा भी तय करना। और आप देखें कि अतीत, वर्तमान और भविष्य का ये जो रिश्ता है परंपरा में, यही परंपरा का यह जो सूत्र है इलियट के लेखन में सर्वत्र विद्यमान है, या इलियट के लेखन का उनका जो सिद्धांत है उसमें इसी परंपरा के जो अतीत में पाए जाने वाले जो महानतम तत्व हैं, उन महानतम तत्वों का वर्तमान में निदर्शन, वर्तमान में उनका हमारे जीवन में सम्मिश्रण, और ऐसा सम्मिश्रण कि भविष्य भी बेहतर हो सके, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रास्ते खुल सके। यह जो सूत्र है, यह जो भाव है, इलियट के आलोचना संसार में सर्वथा विद्यमान है, हमेशा से विराजमान है। इसलिए वो परंपरा के महत्व को स्वीकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि परंपरा से हटकर, परंपरा से पृथक होकर आप बहुत बड़ा या महान सौंदर्य या महानतम काव्य की रचना नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम आते हैं वैयक्तिक प्रज्ञा और परंपरा की अवधारणा नामक उनके जो विचार है उसके मूल पर लौटते हैं। हालांकि हमने बात कर ली है, लेकिन अब मूलतः हम उस पर बात करते हैं। अब वैयक्तिक परंपरा आप समझ गए, संस्कृति का जीवित अंश, ठीक है ना, जो अतीत से वर्तमान में हमें क्या मिला है? विरासत के रूप में मिला है, वर्तमान को जो सुंदर बना रहा है और भविष्य में प्रेरणा भी दे रहा है, उसे वह संस्कृति के जीवित तत्व को क्या कहते हैं? परंपरा मानते हैं। गतिशील तत्व को, अंधानुकरण की बात नहीं करते हैं, यानी कि वे चीजें, वे तत्व जो मनुष्य के जीवन और समाज के लिए उपयोगी नहीं है, उसको वो छोड़ देने की बात भी कर रहे हैं। आगे बात समझ में? यानी कि सत्य, शिव और सुंदर का ग्रहण, एक तरह से सुंदर की प्रतिस्थापना। अब जो वैयक्तिक प्रज्ञा यानी कि इंडिविजुअल टैलेंट, हम सब में कोई ना कोई इंडिविजुअल टैलेंट है। कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा लिखता है, ठीक है ना, कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा नाचता है। तो इंडिविजुअल टैलेंट का मतलब कि व्यक्ति या कवि में जो उसकी अपनी निजी प्रतिभा है, ठीक है ना। अब बड़े सारे कवि हुए, पर सबकी प्रतिभा अलग अलग है, और प्रतिभा अलग अलग हुई तो उनके लेखन का तरीका अलग है, चिंतन का तरीका अलग है, विचार का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो कह रहे हैं, इलियट कहते हैं अब इस अवधारणा में कि जो वैयक्तिक प्रज्ञा है यानी कि जो इंडिविजुअल टैलेंट है वह परंपरा से अलग नहीं है, या परंपरा से विच्छिन्न नहीं है, परंपरा से अलग नहीं है, या परंपरा से निरपेक्ष नहीं है। वो कहते हैं कि परंपरा से जुड़कर या परंपरा से जुड़े रहकर ही जो वैयक्तिक प्रज्ञा है यानी कि एक कवि या लेखक का जो इंडिविजुअल टैलेंट है, वह परंपरा से जुड़े रहकर ही अधिक सफलता और सुंदरता से काव्य की रचना कर सकता है। यानी कि महानतम काव्य के सृजन के लिए एक कवि और लेखक को चाहिए कि वह अपनी परंपरा से जुड़ा रह सके। इस अर्थ में वह परंपरा और कवि की जो निजी प्रतिभा है, उन दोनों के बीच में एक बहुत घनघोर और अविच्छिन्न रिश्ता देखते हैं और मानते हैं। ठीक है ना। अब तुलसीदास को याद करिए, उदाहरण के तौर पे रामचरितमानस की रचना लिखी उन्होंने, लेकिन तुलसीदास जब रामचरितमानस की रचना कर रहे थे तो ऐसा तो था नहीं कि उसके पहले राम के चरित्र पे लिखा नहीं गया था। वाल्मीकि रामायण, ठीक है ना, या अन्य तरह की भाषाओं में भी बहुत कुछ लिखा जा चुका था। तो तुलसीदास राम के चरित्र का जो वर्णन परंपरा से हो रहा था उससे क्या थे? परिचित थे। लेकिन उस परिचय को अपने भीतर समाहित करके अपनी इंडिविजुअल टैलेंट, अपनी निजी प्रतिभा का प्रस्तुतिकरण जब वो रामचरितमानस में करते हैं तो इससे तुलसीदास का महत्व कम नहीं होता है। तुलसी की भाषा अपनी है, तुलसी के कहने का तरीका अपना है, इसलिए वह तुलसी की मौलिकता है। लेकिन
महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में तुलसीदास राम का जो चरित्र था वह परंपरा से कैसे व्याख्यायित हो रहा था, इस बात से भी क्या थे, परिचित थे। टी.एस. इलियट यही बात कह रहे हैं कि महान रचना या महान सृजन के लिए कवि की व्यक्तिगत प्रतिभा का मोल अवश्य है, लेकिन वह व्यक्तिगत प्रतिभा परंपरा से जुड़ करके ही महान या उदात्त काव्य का सृजन कर पाती है। यही असली बात है परंपरा की अवधारणा और वैयक्तिक प्रज्ञा की। जयशंकर प्रसाद का उदाहरण ले लीजिए। जब कामायनी की उन्होंने रचना की तो भारतीय चिंतन मनीषा का प्राचीन से रूप से लेकर और आधुनिक रूप का पूरा विस्तृत एक परंपरा उनके सामने थी, लेकिन कामायनी तो कामायनी है, इससे कामायनी का महत्व कम नहीं हो गया। हालांकि यह भी कह सकते हैं कि उस प्राचीन परंपरा में जो भारतीय चिंतन मनीषा का या भारतीय चिंतन मनीषा के बारे में जो विशद ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने, उस विशद ज्ञान की प्राप्ति जो परंपरा से वो कर रहे थे उसमें अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा को जोड़ दिया, तब जाकर कामायनी जैसी महानतम रचना उनके सामने आ पाई। यही बात वो कहना चाह रहे हैं। अब फिर से आप अज्ञे की कविता को याद करिए, या दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो कि व्यक्तिगत प्रतिभा जो है वह एक दीपक की तरह है, लेकिन जब वह अपनी परंपरा से जुड़ जाती है वह प्रतिभा, तो वह दीप मालिका तैयार कर देती है और महानतम रचना का सृजन हो जाता है। यही बात टी.एस. इलियट परंपरा की अवधारणा एवं वैयक्तिक प्रज्ञा नामक अपनी बात में कहना चाह रहे हैं। अब आप सबने बचपन में रामायण देखी होगी, देखिए कि नहीं, रामानंद सागर के रामायण अभी लॉकडाउन में भी जो चलाया जा रहा था। तो क्या रामानंद सागर ने जब रामायण की पटकथा लिखी या उसे दृश्य के रूप में, धारावाहिक के रूप में जब हमारे सामने प्रस्तुत किया, तो वाल्मीकि रामायण भी उनके सामने था, तुलसीदास का रामचरितमानस भी उनके सामने था, दक्षिण भारत की अन्य अन्य भाषाओं में जो राम के चरित्र पे लिखा गया वह भी उनके सामने था। तो वो सब, ऐसा नहीं है कि उन्होंने उसका अध्ययन नहीं किया होगा, उन सबका अध्ययन किया, सबको जाना और उस पूरी परंपरा से अपनी निजी प्रतिभा को जोड़ा और एक शानदार रचना प्रस्तुत कर दी, और वह रचना हिट हो गई रामायण धारावाहिक के रूप में। अब बात समझ में आई? समझ रहे हैं आप? तात्पर्य यह है कि परंपरा यानी कि जो संस्कृति का जीवित अंश है, उससे कवि अपनी प्रतिभा को जोड़कर, उसके सापेक्ष जुड़कर ही महान और सार्थक रचना का सृजन कर सकता है। यह मान्यता थी टी.एस. इलियट की। अब आप एक बात और समझें कि मैथ्यू आर्नोल्ड और जो रोमांटिसिज्म के जो आलोचक थे उनकी बातों का वो खंडन क्यों करते हैं? क्योंकि वहां परंपरा नहीं है, वहां निजी अनुभूति है, व्यक्तिगत अनुभूति है। सेंट वर्ब्स जैसा आलोचक कहता है कि कवि के जीवन को देखो, तो कवि के जीवन को देखने से पूरी परंपरा को तो हम नहीं देख पाएंगे ना, वो सिर्फ एक जीवन है एक व्यक्ति का। टी.एस. इलियट की यही मान्यता है कि परंपरा और जो इंडिविजुअल टैलेंट है, इन दोनों का सार्थक सामंजस्य ही महान रचना का जन्म कर सकती है। ये उनकी मान्यता थी। ठीक है, अर्थात निष्कर्ष के तौर पे आप यह कह सकते हैं कि जो परंपरा है वह वैयक्तिक प्रज्ञा के प्रस्फुटन में कहीं ना कहीं सहायक है, बाधक नहीं है। आई बात समझ में? दूसरे शब्दों में अब हम इसी बात को समझें तो एक कवि जो है वह अपने पूर्व के कवियों से कुछ ना कुछ क्या करता है, सीखता है। पूर्व के कवियों का कुछ ना कुछ उसके ऊपर क्या होता है, प्रभाव होता है। अब पूर्व के कोई भी कवि हो सकते हैं, अब कालिदास से कोई अभी भी प्रभावित हो सकता है, ठीक है ना, कबीर से अभी भी कोई प्रभावित हो सकता है, तो उसका क्या होता है, प्रभाव रचनाकार के ऊपर होता है। और पूर्ववर्ती कवियों से वह कैसे भिन्न है, इस बात से दर्शक को आनंद भी मिलता है। पूर्ववर्ती कवियों से वह प्रभावित भी है, लेकिन उसका अपना एक स्टाइल भी तो है, अपना एक तरीका भी तो है। तो जो अपना एक स्टाइल है, अपना एक तरीका है, उससे उसे आनंद की भी क्या होती है, प्राप्ति होती है। लेकिन ठीक से देखने पर यह पता चलेगा कि एक कवि की रचना में जो सर्वोत्कृष्ट है या जो सर्वाधिक वैयक्तिक पक्ष उत्पन्न हुआ है, उस पर कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती या दिवंगत कवियों का प्रभाव देखने को मिलता है। इस बात से भी स्पष्ट होता है कि वैयक्तिक प्रज्ञा जो है वह अपनी परंपरा से जुड़कर सार्थक रचना प्रस्तुत करने में सहायक सिद्ध होती है। ठीक है ना। इसी क्रम में टी.एस. इलियट कहते हैं कि परंपरा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि इलियट इस बात पर बल देते हैं कि कवियों का मूल्यांकन परंपरा की सापेक्षता में किया जाना चाहिए। उनके अनुसार कोई भी रचनाकार स्वयं में महत्वपूर्ण नहीं होता, वह अपने
पूर्ववर्ती कवियों की तुलना में अपना महत्व स्थापित करता है। यानी कि एक कवि का महत्व स्थापित करना है तो पूर्व के कवियों से क्या की जाती है, उसकी तुलना की जाती है। और पूर्व के कवियों से तुलना परंपरा का क्या है, कहीं ना कहीं द्योतक है। ठीक है ना। और इलियट की दृष्टि में कवि के लिए परंपरा का अर्थ अत्यंत व्यापक है, सीमित अर्थ नहीं है। और उसे वह सिर्फ विरासत में मिला हुआ प्राप्त नहीं कहेंगे। कवि के लिए वह सिर्फ विरासत में प्राप्त नहीं है, उसके लिए उसे कठोर परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी होती है। ठीक, उस परिश्रम के क्रम में इतिहास बोध, हिस्टोरिक सेंस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके लिए उसे कवि को इतिहास बोध कवि के भीतर होना चाहिए। और इतिहास बोध से मतलब सिर्फ इतिहास की जानकारी नहीं, वही बात कि इतिहास में जो चीजें घटित हुई है या जो परंपरा में जो चीजें हैं उसका कैसे वर्तमान से जुड़ाव हो और वर्तमान में वह कैसे वर्तमान पीढ़ी को क्या कर सके, दिशा निर्देशित कर सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मार्गदर्शन का रास्ता तैयार कर सके। यानी कि इतिहास बोध को भी अपनी वैयक्तिक प्रज्ञा या वैयक्तिक चेतना से जोड़ करके उसकी सुंदर व्याख्या करना, जो कि वर्तमान के लिए भी और भविष्य के लिए भी रास्ता तैयार कर सके और प्रेरक बन सके। यह बात भी टी.एस. एलियट परंपरा की अवधारणा और वैयक्तिक प्रज्ञा में कहना चाहते हैं। ठीक है। इस प्रकार आप देखें तो परंपरा का एक लाभ यह भी होता है कि कवि को यह ज्ञात होता है कि मौलिकता लाने के लिए उसे क्या करना चाहिए। अब समझिए इस बात को। परंपरा से मान लीजिए राम काव्य पे बहुत कुछ लिखा गया है, ठीक है ना। तो अगर कोई कवि उसी परंपरा का अनुसरण करके राम पर कुछ और लिखना चाहता है तो परंपरा से बहुत सारे तत्व तो उसने ग्रहण कर लिए, इतिहास बोध ग्रहण कर लिया, लेकिन नयापन वो कैसे ला सकता है, मौलिकता वो कैसे लाएगा ताकि परंपरा भी संरक्षित रह सके और उसके अपने कहने के तरीके में भी नयापन आ जाए। यानी कि मौलिकता लाने के लिए भी परंपरा का अनुसरण करना आवश्यक होता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि कलाकार या लेखक जो होता है वो मध्यस्थ की भूमिका में होता है। बीच में लेखक खड़ा है, इधर परंपरा खड़ी है और जहां वह खड़ा है वह वर्तमान है, परंपरा अतीत है और दूसरी तरफ भविष्य है। तो मध्यस्थ की भूमिका में लेखक खड़ा है कि वह परंपरा से गतिशील जीवंत तत्वों को अपनी इंडिविजुअल प्रज्ञा, व्यक्तिगत प्रतिभा से जोड़ करके एक श्रेष्ठ और मौलिक रचना प्रस्तुत कर रहा है जो वर्तमान को आलोकित कर रहा है, वर्तमान पीढ़ी और पाठक को जो आलोकित कर रहा है, उनका पथ प्रदर्शित कर रहा है और वह रचना इतनी विशिष्ट है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वह क्या कर सके, मार्गदर्शन का काम कर सके। इसलिए कलाकार या लेखक परंपरा और भविष्य के बीच में वर्तमान का सेतु बनकर खड़ा है। ठीक है, यही है परंपरा से जुड़ाव का वास्तविक मतलब। इस प्रकार कवि और कलाकार को अपनी परंपरा से जुड़ाव होने पर उनकी कृतित्व का मूल्यांकन करने में भी सहूलियत होती है और परंपरा अतीत को वर्तमान से जोड़कर ज्ञान का विस्तार कैसे कवि करता है, इस बात को भी हम रेखांकित कर पाते हैं। ठीक है ना। और एक और महत्वपूर्ण बात टी.एस. एलियट कहते हैं कि कवि को अतीत अर्थात परंपरा का ज्ञान तो होना चाहिए, किंतु ज्ञान के भार से आक्रांत नहीं होना चाहिए। ठीक है। अर्थात बहुत बार ज्ञान का इतना अतिशय आप प्रयोग कर देते हैं कि रचना क्या हो जाती है, बोझिल हो जाती है, अमूर्त हो जाती है, उसमें दर्शन का तत्व आ जाता है। ठीक है। तो अतीत का ज्ञान भी हो और उसमें वैयक्तिक प्रज्ञा के संतुलन के साथ, सम्मिश्रण के साथ उसका खूबसूरत प्रस्तुतिकरण भी हो सके ताकि वह अतीत और परंपरा से प्राप्त ज्ञान वर्तमान को भी सुंदर बना सके और भविष्य का भी रास्ता दिखा सके। यानी कि परंपरा और वैयक्तिक प्रज्ञा का जब सम्मिश्रण होगा तो क्लासिकल रचनाएं पैदा होंगी और क्लासिकल रचनाएं देश काल की सीमाओं को क्या कर देती हैं, तोड़ देती हैं। वो सार्वकालिक होती हैं, सार्वदेशिक होती हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड ने दो तरह के लेखक आलोचक बताए, एक प्रतिभा संपन्न और एक योग्यता संपन्न। याद है ना आपको। प्रतिभा संपन्न वह होता है जो ऐसे विषय वस्तु का चुनाव करता है, इस तरह की भाव भंगिमा का प्रयोग करता है कि किसी भी देश और परिस्थिति में पढ़ने वाला व्यक्ति उससे जुड़ाव महसूस कर सकता है। और योग्यता संपन्न जो रचनाकार होता है वह एक खास परिस्थिति और खास परिवेश
में बंधे रहकर रचना का निर्माण करता है, इसलिए वह रचना देश काल की भौगोलिक सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर पाती है। उसी बात को प्रकारांतर से टीएस इलियट कहते हैं कि परंपरा की अवधारणा को समझते हुए जब रचनाकार अपनी वैयक्तिक प्रज्ञा से कोई मौलिक सृजन करता है तो वह रचना देश काल और भौगोलिक परिस्थितियों को क्या कर देती है, अतिक्रमण कर देती है, और वह रचना सार्वकालिक और सार्वदेशिक बन जाती है। यही मान्यता है टीएस इलियट की परंपरा की अवधारणा और वैयक्तिक प्रज्ञा, यानी कि परंपरा से जो चली आ रही चीजें हैं, ठीक है ना, जो जीवित तत्व हैं, उनके साथ एक व्यक्ति या एक कवि का जो पर्सनल टैलेंट है उसका क्या रिश्ता है, और कैसे पर्सनल टैलेंट उस परंपरा से जुड़कर ही महान और क्लासिक रचनाएं प्रस्तुत कर सकता है। यही विचार है परंपरा की अवधारणा और वैयक्तिक प्रज्ञा। आगे बात समझ में स्पष्ट है? क्लास में तो आप कहते हैं सब बात समझ में आ गई, सब स्पष्ट है, फिर अगले दिन भूल जाते हैं लगता है। हाँ, बंद कर दीजिए।